जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूं बिखरा भी हूं कि जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूं बिखरा भी हूं, ये जिंदगी देख तेरी ठोकरों से मैं निकरा भी हूं। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घड़ी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाई बहनों का इस खोपड़ी तोड़ सीरीज के अंदर स्वागत करता हूं। जी हाँ सर, किसकी खोपड़ी तोड़ने वाले हैं अपन? तो पेपर की खोपड़ी तोड़ने वाले हैं। पेपर एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसकी खोपड़ी के अंदर घुस के उसकी खोपड़ी तोड़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का पेपर बनने वाला है। और मित्रों ध्यान रखना, सिलेक्शन चाहिए तो बस इनको रट लो, बाकी आपको कुछ आता है नहीं आता है, जीके में कुछ भी नहीं आता है, यहाँ आपको सब कुछ आता है, लेकिन इसको रटना बहुत ही जरूरी है। विशेष तौर से यहाँ पे देखिए ये सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं स्पेशली यहाँ पे जिनके लिए लेके आया हूँ, जो भाई बहन राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास रहेगी। साथ ही साथ अगर आप वनपाल वन रक्षक, अभी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, लेब असिस्टेंट की आने वाली, साइंस वाले भाई बहन तैयार रहे। साथ साथ में पीटीटी हाई कोर्ट की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। और एसआई की, इन सभी भर्ती एग्जाम्स के लिए, इनकी राजस्थान के वो सभी भर्ती एग्जाम्स जिसमें राजस्थान जीके आता है, उनके लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको राजस्थान जीके के कुछ डायमंड प्रश्न लेके आया हूं, हीरे हैं एकदम साहब। और इन सीरीज के अंदर मैं ऐसी एक एक क्लास डेली लाके लगभग 10,000 के आसपास आपको प्रश्न कराऊंगा। राजस्थान जीके का पेपर बनेगा, उससे बाहर आपका प्रश्न जाने वाला नहीं है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, प्रश्न यही छपते हैं, बस विश्वास के साथ आपको पढ़ना होगा। तो खोपड़ी तोड़ सीरीज की आज आपकी अपनी ये पहली क्लास होने वाली है। फटाफट से मेरे सभी भाई बहन एक बार क्लास को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तब तक आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक प्ले स्टोर से आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके आप अपना ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम लहर क्लासेज है। प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, लहर क्लासेज सर्च करना है, आपको ऐप मिलेगा। इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लो। यहाँ पे अभी वापस जैसे हमारी क्लासेज स्टार्ट हो गई है तो ऐप में टेस्ट पे स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट रहेंगे। डेली क्विज में जाके आपको निःशुल्क टेस्ट देना है, और साथ साथ में आप कुछ राजस्थान जीके के नोट्स पीडीएफ वगैरह है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। अपना पहला प्रश्न आ गया मित्रों, कांठल नाम किससे संबंधित है? देखिएगा ये क्या है, खोपड़ी तोड़ सीरीज। कहां से मैं ये जीके के प्रश्न लेके आ रहा हूं? तो मित्रों राजस्थान के अंदर देखिए मुख्य रूप से जो एग्जाम कराए जाते हैं राजस्थान के अंदर, जो भी भर्तियां होती है, एक तो आपकी आरएसएम-एसएसबी करवाता है। कौन कराता है? आरएसएम-एसएसबी कराता है। एक आपका आरपीएससी। बड़े दो विभाग है, ये दो बड़े विभाग है जो मुख्य रूप से भर्तियां कराते हैं, और इनके द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए राजस्थान में, जी हां मित्रों, आज दिन तक जितने भी एग्जाम हुए 2015 से लेके मैं बात करूंगा, उन सभी के पेपर में लेके आया हूं। और उन पेपर के अंदर जो जीके पूछा गया है ना, उन जीके के प्रश्न वापस मैं अलग से लेके आया हूं, वो मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। और ये प्रश्न एक बार बन चुके हैं, वापस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। इनमें से अभी अपन करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप देख लोगे जो रिपीटेड होते हैं। तो सभी मित्रों को शेयर कर दो फटाफट से। और आज जो अपना पेपर रहेगा ये राजस्थान जीके का, 12 जुलाई 2015 को जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे। वो 50 प्रश्न मैं आपके यहां पे लेके आया हूं। अब देखिए कुछ बातें हैं, इस आंसर देने से पहले समझ लीजिएगा क्या क्या बेसिक सी बातें हैं। एक चीज तो मित्रों की, इस पेपर का लेवल आपको बहुत ही सरल लगेगा। क्यों? हमें पेपर बनाने वाले की खोपड़ी में घुसना है, सेड करना है, खोपड़ी तोड़नी है, तो सीधी सी बात है। 2015 में पेपर कैसा बनता था, 2015 के अपन सारे पेपर हल करेंगे। 2016 में कौन कौन से एग्जाम हुए, सारे पेपर हल करेंगे। 2017 में कौन कौन से एग्जाम हुए, 18 में कौन से हुए, 19, 20, 21 ऐसे, और 22 के अंदर भी अगर हुए हैं तो ये सारे इस सीरीज वाइज चलते हुए अपन सारे के सारे एग्जाम से उनमें राजस्थान जीके, विशेष पे हमारा फोकस राजस्थान जीके के जो जो प्रश्न आए ना, उन सभी को चेक करेंगे। तो आपको लेवल भी पता चल जाएगा, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। मोस्ट प्रश्न कहते हैं ना आप, सर मोस्ट प्रश्न बता दो, वो मोस्ट प्रश्न भी आपको पता चल जाएगा। और आपको एक चीज और ध्यान में लगेगी कि 2015 में पेपर का लेवल कैसा आता था, उस समय कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, 16 में पेपर का लेवल कैसा चेंज हुआ, 17 में कैसा आया, 18 में कैसा आया, और आखिरकार अब आपको आइडिया लग जाएगा 22 में कैसा आने वाला है। तो मित्रों लास्ट तक जुड़े रहना है। बहुत सारे वीडियोस होंगे, लगभग 100 से 150 वीडियोस की ये ऐसे अपन पेपर करने वाले हैं। 100 से 150 पेपर अपन यहाँ पे करने वाले हैं जो आरएसएम एसएसबी और आरपीएससी ने करवाए। ठीक है, तो हमेशा जुड़ना है। डेली आपकी एक क्लास होगी। क्लास का जो आपको सूचना है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है लहर क्लासेज ऑफिशियल। मेरे यहाँ तो पीछे पड़ रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आप लहर क्लासेज जो अपना चैनल का नाम है ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे बड़े अक्षर में वापस ऑफिशियल लगा के सर्च करना, टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, फटाफट से मित्रों आंसर देंगे। जूनियर अकाउंटेंट जो इंजीनियर एग्रीकल्चर के एग्जाम में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आए थे, उन 50 प्रश्नों को अपन फटाफट से करेंगे। सभी को शेयर कर दो, सभी मित्रों को जोड़ दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, कांठल नाम किससे संबंधित है? मित्रों कांठल नाम है, ये किससे संबंधित है? आप देखिए, जैसा प्रश्न पूछा गया था, जो ऑप्शन थे हूबहू मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, मेरी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है? तो मैं वैसे ही चलूंगा। बीकानेर को कहा गया, सिरोही को, जोधपुर को, प्रतापगढ़ को। क्या बात है, आपके मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं, बहुत ही अच्छा। आपका जो राइट आंसर आ रहा है देवलिया या कांठल, प्रतापगढ़ को कहा गया। बिल्कुल डी आंसर वाले सभी भाई बहन राइट है। कांठल, साथ साथ में इसको अगर देवलिया पूछा जाए तो देवलिया भी आपको याद रखना है, ठीक है? देवलिया भी इसी को कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? देखिए लेवल देखो कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि अभी कैसे पूछे जा रहे हैं, लेवल में क्या चेंजेज हो रहा है। अपन थोड़ा सा सेट करेंगे दिमाग के अंदर, ठीक है ना? तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सीवी, मध्यमिका और मरु। देखते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर आता है। फटाफट से मित्रों आंसर देना, बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे मैं 3 श्रेणियां बना के लेके आया हूं। लास्ट में आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है? आपको यहाँ से कितने प्रश्न करने जरूरी है, लास्ट तक जुड़े रहना। जो बंदा आज इस फर्स्ट वीडियो से लास्ट तक मेरी जो क्लास आएगी उसमें जुड़ गया, तो राजस्थान जीके में अगर उसको ज्यादा कुछ भी नहीं आता, फिर भी अगर किसी एग्जाम में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आते हैं, तो वो लगभग 32 से 33 प्रश्न आराम से सही कर लेगा, ठीक है ना? क्योंकि एक आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जांगल, सीवी, मध्यमिका और मरु, तो आपका राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल जांगल प्रदेश। ये क्या है? बीकानेर को कहा गया था। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग था जिसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना गया। ए वाले सभी भाई बहन यहाँ पे क्या राइट हो जाएंगे। जीवन में संघर्ष करते रहना है, कहा था ना कि क्या है, हाँ संघर्ष पथ पर चलते रहना चाहिए। ये जिंदगी है, ठोकरें आएगी, ठोकरों से आप टूटोगे भी, बिखरोगे भी, लेकिन जिसको ठोकर लगती है वो एक बार बिखरा है तो फिर निखरेगा भी जरूर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको भी मित्रों निखरना है। हीरा जितना घिसता है ना उतना ही क्या है, ज्यादा चमकता है। जिंदगी में अगर चमकना है तो क्या है, घिसना पड़ेगा। यूं नहीं कि पत्थर पे जाके गुरुजी रगड़ने शुरू हो गए, घिस रहे हैं, कपड़े फटेंगे और कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी होगी घिसने का मतलब। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सर कांठल किससे संबंधित है? प्राचीन नाम ही पूछा गया। बीकानेर का प्राचीन नाम ही पूछा गया। चित्तौड़ का प्राचीन नाम ही पूछा जा रहा। प्राचीन नाम से 3 प्रश्न आए थे क्या? और भी भाई साहब आए थे, ठीक है ना? और भी आए थे। आपको लास्ट तक देखना यहाँ पे कैसा लेवल आता है, आप तो समझो अगर आंसर नहीं आ रहे तो, ठीक है? चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सिवी, मरु, चित्रकूट और जांगल। अब यहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी, सर जांगल तो आपने कह दिया, ये तो अपना बीकानेर का। जांगल तो किसका है? जांगल तो बीकानेर का, कोई बात नहीं। चित्रकूट भी सर हमने पढ़ा है, चित्रांगन मौर्य वगैरह हमने पढ़े थे। यहाँ पे इन्होंने दुर्ग बनाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसको चित्रकूट भी कहा गया। तो मित्रों वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? हाँ प्रश्न सरल लग रहा है ना, लेकिन अब देखो ये चित्तौड़गढ़ आपका जो दुर्ग है उस दुर्ग का प्राचीन नाम है चित्रकूट, जबकि सिवी जनपद के अंदर आता था चित्तौड़गढ़, इसलिए चित्तौड़ का प्राचीन नाम सिवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिवी हो जाएगा। मध्यमिका इसकी राजधानी रहा करती थी नगरी, ठीक है ना? ये प्रश्न है। लेवल अब पता चलेगा, प्रश्न देख के पता नहीं चलता, ठीक? इसलिए कह रहा हूं लास्ट तक जुड़े रहना है। यहां पे आपका चित्रकूट सही आंसर नहीं होगा, सिवी होगा। क्या होगा? सिवी। चित्रकूट तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम है, ठीक है मित्रों? चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? हमीर महाकाव्य जिसके बारे में, हमीर के बारे में, हमीर कहां के शासक थे? रणथंभौर के चौहान शासक हुए हमीर देव चौहान मित्रों। उनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि सिंह सावन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है? हमीर अपनी हट के लिए जाने गए थे। इन्होंने एक बार अगर उनके जबान से कुछ घोषणा हो गई, उन्होंने कुछ कह दिया है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उस बात से मुकरेंगे नहीं। उन्होंने जो कह दिया है ना, कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है लेकिन हमीर है वो अपना फैसला नहीं बदलेगा, ठीक है? तो हमीर महाकाव्य, इसके ऊपर एक महाकाव्य लिखा गया। इन महाकाव्य का लेखक कौन है वो आपको बताना है। कवि राजा श्यामल दास जी इनके लेखक है। नयन चंद्र सूरी है वो इनके लेखक है। जी.एच. ओझा इनके लेखक है। और मुहणोत नैणसी, यहाँ पे देखिएगा भाई, ये जो आपको लिखा है यहाँ पे मुहणोत, क्या मुहणोत ऐसे लिखा जाएगा, और नैणसी, नैणसी, ठीक है? थोड़ा सा नीचे शायद, उम्मीद है मुझे दिख रहा होगा, मैं इस साइड हूं तो काफी तक दुखेगा। मुहणोत नैणसी, ये न है वो हणे वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बताएंगे हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? कवि राजा श्यामल दास, नयन चंद्र सूरी, जी.एच. ओझा और मुहणोत नैणसी। तो यहाँ पे बिल्कुल नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है हमीर महाकाव्य। जो भी भाई बहन बी आंसर बता रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? जो नाडोल है आपका,
नाडोल के अंदर किस राजपूत वंश का शासन था वो आपको बताना। देखिएगा अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग क्या है, इसको राजपूताना कहा गया है, राजस्थान को क्या कहा गया, राजपूताना कहा गया। राजपूताना कहने का एकमात्र रीजन था कि यहाँ पे जो राजा हुए वो अधिकतर कैसे राजा हुए, राजपूत राजा हुए। ठीक है, कैसे राजा हुए हैं, राजपूत राजा हुए। अब राजपूतों में भी अलग अलग वंश हुए हैं, अलग अलग राजपूतों के भी शाखाएं हुई है। क्या हुई है, अलग अलग राजपूतों की भी शाखाएं हुई है। तो राजपूतों की कौन सी शाखा ने नाडोल पे राज किया था, चौहान शाखा ने, परमार, प्रतिहार और देवड़ा। तो यहाँ पे मित्रों चौहान हो जाएंगे। नाडोल पे किसने शासन किया, नाडोल पे चौहानों का शासन रहा है। आपका ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने ए बताया सारे राइट है। अगला सवाल है राव जोधा कौन था। गजब का सवाल है सर, क्या सवाल है, राव जोधा कौन था। बिल्कुल, एक कवि था, एक प्रशासक था, जोधपुर का संस्थापक था, जिसने क्या है 1459 के अंदर क्या किया था, 1459 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था। क्या बनाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पे जोधपुर के अंदर, मशहूरिया पहाड़ी भी कहा गया इसको। इस दुर्ग के क्या है, इस दुर्ग को बसा के उसके बाद इसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर बसाया था। तो जो शहर बसा था उसे संस्थापक भी कहा जाएगा। ऋषि थे क्या, नहीं भाई, यहाँ पे क्या है जोधपुर का एक संस्थापक बिल्कुल राव जोधा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न उस समय सिर्फ नाम पूछा जाता था कि राव जोधा कौन था। धीरे धीरे ट्रेंड आया, पूछा जाने लगा जोधपुर शहर का संस्थापक कौन था, राव जोधा। फिर प्रश्न आने लगा जोधपुर शहर की स्थापना किसने की, तो राव जोधा ने की। कब की, 1459 ईस्वी में की। किस पहाड़ी पर की। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल चेंज हुआ, तो वो कैसे हुआ अपन इस सीरीज के अंदर पूरा का पूरा जानेंगे। नाथों का मंदिर स्थित है मित्रों, नाथों का मंदिर है वो कहां पे स्थित है, नाथों का मंदिर कहां पे स्थित है बताएंगे। जोधपुर के एक शासक हुए जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था, मान सिंह। और जालोर दुर्ग के अंदर एक ऋषि रहा करते थे, आयसनाथ नाम था। क्या नाम था, आयसनाथ नाम के एक ऋषि रहा करते थे। मान सिंह के राजा बनने की घोषणा की थी आयसनाथ जी ने, और वास्तव में बाद में मान सिंह राजा बनते हैं। तो आयसनाथ जी नाथ संप्रदाय से थे, इसलिए जोधपुर के अंदर क्या है, मान सिंह ने नाथ संप्रदाय का एक मंदिर बनाया था, नाथों का मंदिर कहा गया, जिसको महामंदिर नाम है उसका। महामंदिर जोधपुर में जो क्या है, नाथों का मंदिर है। आपका ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कीर्ति स्तंभ स्थित है, बताएंगे मेरे मित्रों कीर्ति स्तंभ है वो कहां पे स्थित है। जोधपुर के अंदर, चित्तौड़ में, उदयपुर में और अजमेर में। अब सीधे से सिंपल से सवाल है, लेकिन आजकल भी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं, ध्यान रखना। बीएसटीसी के एग्जाम में आ सकते हैं, रीट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। कीर्ति स्तंभ एक, वो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसी कीर्ति स्तंभ को क्या है, विजय स्तंभ भी कहा गया है। इसी कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा गया, जो भारतीय मूर्ति कला का क्या है, विश्वकोश है। लेकिन अगर जैन कीर्ति स्तंभ पूछे तो वो अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ पूछा जाए तो वो है तो अलग, लेकिन वो भी कहां पे है, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये तीनों चीजें कहां पर है, तीनों चीजें चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आपका बी आंसर यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अचलगढ़ किसने बनवाया। क्या है अचलगढ़ सर, कोई ध्वजा है क्या कि किसने बनाया। देखिएगा मित्रों, अचलगढ़ सिरोही के अंदर एक क्या है, दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग है, क्या है, अचलगढ़ दुर्ग है, जो कहां पे है, ये सिरोही, अपने राजस्थान का सिरोही। ठीक है, माउंट आबू सिरोही, वही सिरोही भाई। ठीक है, सिरोही के अंदर एक दुर्ग है जिसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, वो आपसे पूछा गया। महाराणा कुंभा ने करवाया था। जब महाराणा कुंभा का नाम आता है गुरुजी, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है, हमें ये बात याद आती है तो हमें लगने लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका निर्माण तो कुंभा ने नहीं कराया। लेकिन हम थोड़े से आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। बिल्कुल, टेक्निकल टीम से निवेदन रहेगा दरवाजा बंद कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए राणा सांगा, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है और उदय सिंह है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया, जो मेवाड़ के शासक थे। महाराणा की उपाधि देख के आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। चित्रकला की राजस्थान के अंदर अलग अलग शैलियां हुई है। मेवाड़ शैली से मित्रों इसकी शुरुआत हुई और पूरे राजस्थान के अंदर ये प्रचलित हुई, जिसमें अलग अलग राजाओं महाराजाओं के समय में अलग अलग चित्र बनाए गए, अलग अलग उनकी शैलियां विकसित हुई है। उसी में से एक यहाँ पे है नाथ द्वारा चित्र शैली, जो राजसमंद के अंदर पड़ती है, मेवाड़ का ही एक भाग मान लीजिएगा आप। इस नाथ द्वारा चित्र शैली में ज्यादातर किसके चित्र बने, भगवान शिव के, शंकर के चित्र बने हैं, कृष्ण के चित्र बने हैं, श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं, या उदय सिंह के चित्र बने। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न बहुत इजी है, परीक्षा में पूछने का कारण क्या है, सीधी सी बात है, इसमें बच्चा दो चीजों में कंफ्यूजन हो जाएगा, एक श्री कृष्ण के अंदर और एक क्या हो जाएगा, श्रीनाथ जी के अंदर। नाथ द्वारा, जिसमें क्या श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का क्या है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का क्या है, श्रीनाथ जी का मंदिर है।
ठीक है। यहाँ पे राज सिंह ने ये मंदिर वगैरह क्या है, मूर्तियां वगैरह लाई थी, आप सभी को पता होता तो वो चीज आपने पढ़ी हुई होती है। अब नाथ द्वारा का नाम आया, श्रीनाथ जी ऑप्शन में मिला, आप टिक कर दोगे श्रीनाथ जी के है। लेकिन मित्रों यहाँ पे नाथ द्वारा की पिछवाई यहाँ प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्र बने हुए, जिसमें श्री कृष्ण के चित्र बने हुए, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए पिछवाई है, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पिछवाई नाथ द्वारा की है, जिसमें श्री कृष्ण के चित्र बने हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखना है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है। स्त्रियों का जो बाजूबंद नाम का आभूषण होता है, ये बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें एक महिला अपने श्रृंगार के लिए क्या है, भांति भांति के आभूषण धारण करती है। जिस प्रकार आप विद्यार्थी हैं, आप अपने श्रृंगार के लिए कैसे करते हैं अपने श्रृंगार? बाल कोई साइड से कटा लिए, अच्छा सा ऐनक लगा दिया, अच्छे से कपड़े पहनने से मित्रों आदमी का श्रृंगार नहीं होता है। एक व्यक्ति का श्रृंगार होता है वो उसके अंदर ज्ञान कितना है, ठीक है, उसका अनुशासन कैसा है। विद्यार्थी का तो आभूषण उसके क्या है, अनुशासन को ही माना गया है, ठीक है। यहाँ पे स्त्रियां जिस प्रकार आभूषण पहनती है, तो बाजूबंद नाम का एक आभूषण है, वो कहाँ पहना जाता है? बाजू, बाजू का मतलब आपको सीधा पता चल रहा होगा, बाजू यानी कि हाथ, ठीक है, हाथ में पहना जाएगा। तो बाजू ये वाली जो भुजाएं होती है ना, इसके अंदर पहना जाता है बाजूबंद नाम का आभूषण। तो यहाँ पे ए आंसर नहीं बल्कि सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाजूबंद है वो भुजाओं में पहना जाने वाला आभूषण है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा, जो भी भाई बहन लास्ट में जुड़े हैं सभी को बता दूं कि प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप है वो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है लहर क्लासेज, जहां पे जिस दिन क्लास होगी उस दिन लाइव टेस्ट भी आपको फ्री मिलेगा। जैसे आज क्लास है तो आज सुबह 11 बजे हमने क्या इसमें एक टेस्ट भी डाला है। तो डेली जिस दिन क्लास होती है उस दिन टेस्ट भी डाला जाता है ऐप के अंदर। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। विशेष तौर से क्या है, बीएसटीसी और पीटीटी और राजस्थान पुलिस को समर्पित है। अभी पुलिस की टेस्ट सीरीज डाली जा रही है, बीएसटीसी पीटीटी के लिए तो क्या धूम मचाने वाले हैं। तो आप प्ले स्टोर से ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अपना नेक्स्ट प्रश्न आ चुका, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मित्रों भीनमाल जो अभी आपको रीट के अंदर अच्छे से क्या है सुनाई दिया होगा, जो रीट वाला मामला हुआ उसमें देखिएगा सांचौर क्षेत्र के कुछ लोगों की वजह से मेरा पूरा शहर बदनाम हो गया, साहब क्या करूं, ठीक है। तो रीट जो प्रकरण हुआ पेपर लीक का, उसमें भजनलाल उदाराम जो भी आपको तमाम नाम सुनाई दिए गए वो सांचौर क्षेत्र से संबंधित है। तो सांचौर है, भीनमाल है। अभी भीनमाल के कल परसों एक ग्राम सेवक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया, जो 39वीं गिरफ्तारी थी। तो ये वही क्षेत्र है, आप समझ लीजिएगा। तो भीनमाल का प्राचीन समय में क्या नाम था वो आपको बताना है। मांड क्षेत्र था ये सर, जैसलमेर का नहीं था क्या? बिल्कुल, मांड या वल्लभ प्रदेश है वो आपका किसका था? जैसलमेर का था, ठीक है। मरु, श्रीमाल और चंदावती। तो मित्रों श्रीमाल, भीनमाल, बात समझ में आई ना? श्रीमाल है वो क्या है, भीनमाल का ही प्राचीन नाम था। आपका सी ऑप्शन राइट है। जब भीनमाल ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर श्रीमाल अपन बाड़मेर भी लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी भीनमाल को देंगे। श्रीमाल है वो भीनमाल का प्राचीन नाम था, ठीक है। नक्की झील कहां स्थित है? नाखूनों से खोदी गई झील माना गया इसको। राजस्थान की ये क्या है, नाखूनों से खोदी गई, या फिर कहा जाता है देवताओं द्वारा खोदी गई क्या है झील मानी गई है, नक्की झील। रशिया बालम के बारे में आपने क्या है बचपन के अंदर बहुत सी क्या है बातें सुनी होगी। तो ये नक्की झील कहां पे? ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये क्या है, राजस्थान की सबसे क्या है ऊंची झील है। ये सबसे ऊंचाई पर पानी है भाई इस झील के अंदर। तो सिरोही के अंदर है, आबू में है, पाली में है, भीनमाल में है। अब देखिएगा दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, एक आबू दिया है, एक सिरोही दिया है। तो अब आपको ही बताना है साहब, हैं आबू गढ़ में ऊंचो बैठनो माता रो भाई, ठीक है। तो देखिएगा बताएंगे। अब देखो जहां भी आपको कहीं प्रॉपर स्थान मिलता है, जैसे ये नक्की झील कहां पे मुझे सीधा लिखना होता ना, तो मैं क्या लिखता? माउंट आबू सिरोही। क्या लिखता? नक्की झील कहां पे है तो मैं लिखता माउंट आबू सिरोही। अब स्थान है वो तो कौन सा है? आबू है। स्थान आबू है, जिला सिरोही है। जब प्रॉपर स्थान दिया गया होता है तो पहले प्रॉपर स्थान को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे आबू आपका राइट होगा। है ये सिरोही के अंदर, सही बात है, लेकिन सिरोही में भी आबू में है, आपको उनको ऑप्शन में दे दिया गया है। तो बी आंसर दोस्तों यहाँ पे राइट है। अगला सवाल है, पिछोला झील स्थित है सर। प्राचीन नामों से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, झीलों से 2 प्रश्न आ चुके हैं। माइंड में सेट हो रहा है, सब याद रखना किस प्रकार से पैटर्न धीरे धीरे। पहले क्या पूछे जाता था? झीलें पूछी जाती थी, प्राचीन नाम पूछे जाते थे। अब क्या पूछा जाता है? बीच की कड़ी है, जो बीच का गैप है वो धीरे धीरे कैसे पूर्ण हुआ वो आपको समझना है, यही फायदा है, ठीक है। पिछोला झील स्थित है तो देखिएगा जोधपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, उदयपुर के अंदर है या सिरोही के अंदर। तो मित्रों पिछोला झील है, ये पिछोला झील कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है पिछोला झील। सी आंसर आपका राइट है। जग मंदिर, जग महल आपने सुने होंगे, इसी झील के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर है वो मित्रों किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की है,
नैणसी यानी कि ये मूणौत नैणसी है। ये कैसा नैणसी है? टाइपिंग में अण नहीं लिखा जाता है, मूणौत नैणसी। मूणौत नैणसी की है, दयाल दास जी की है या बाकी दास जी की है? बताएंगे। वंश भास्कर का लेखक कौन था मेरे मित्र? बता देंगे। वंश भास्कर किसकी रचना है? तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी के एक बार मैं क्या कमेंट देख लूं, बिल्कुल फटाफट से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है आपको कमेंट करना है। ये सूर्यमल मिश्न वाले सभी भाई बहन क्या है राइट हो रहे हैं। वंश भास्कर क्या है? सूर्यमल जी मिश्न की रचना है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गाल्व ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? गाल्व ऋषि का आश्रम कहां पे है मित्रों? गलता नाम सुना है क्या? गाल्व ऋषि, गलता जी, जयपुर। ठीक है, तो गाल्व ऋषि का आश्रम कहां पे? जोधपुर के अंदर है, जयपुर में है, बीकानेर में है या सिरोही के अंदर है? तो मेरे मित्रों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गाल्व ऋषि का आश्रम है ये जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। गलता जी जयपुर तीर्थ स्थल है, गलता जी जयपुर। अगर आपसे सीधा पूछ ले गलता तीर्थ स्थल कहां पे है, तो भी आपका आंसर जयपुर होगा। ठीक है, उसमें है गाल्व ऋषि का आश्रम। अगला देखिएगा, गाल्व ऋषि आए, अब कौन आई? करणी माता आई। ठीक है, हाँ, तो करणी माता का मेला कहां लगता है? इनको चूहों की देवी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो सही बात हो गई। करणी माता का मेला कहां लगता है? क्या पूछा गया आपको? जिले पूछे गए। क्या पूछा गया? किस जिले में लगता वो पूछा गया। धीरे धीरे आज वर्तमान में क्या पूछा जाता है? आज वर्तमान में ऐसे ऐसे जब ये चक्र चला समय का, तो आज वर्तमान में मेरे मित्रों स्थान पूछा जाता है। स्थान पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर, देशनोक बीकानेर। कहां पे? देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का मंदिर, चूहों की देवी कहा जाता है। सी आंसर दोस्तों आपका राइट है। ये मैं आपको और चीजें बता रहा हूं ना कि देशनोक बीकानेर में सारे पेपर अपन करेंगे, बीच में एक प्रश्न ये भी आएगा कि करणी माता का मेला कहां पड़ता है। सेम प्रश्न आएगा, ऑप्शन चेंज होंगे क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ा है। तो आपको देखेगा, हाँ देशनोक बीकानेर, पिछली बार जिला पूछा, अगली बार स्थान पूछा, माइंड में पता चल जाएगा कितनी गहराई तक जाया जाता है भाई। ठीक है ना। अगला सवाल है, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर का जैन मंदिर है, इसका मित्रों मुख्य शिल्पी कौन था? शिल्पी का मतलब होता है बनाने वाला। ठीक है, इसका शिल्पकार है वो कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। बादशाह, अर्बुद, दीपा, हरदास? बताएंगे। बादशाह था, अर्बुद था, दीपा था या हरदास था? देखिए इन चीजों में बड़ा कंफ्यूज होता है जब दो नाम दिए गए ना। एक अभी, हाँ, एक मैं आपको सवाल देता हूं, आप उसको करके बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर कौन देता है एक्स्ट्रा है। मैं पूछूं आपसे, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? जयपुर स्थित जो हवा महल है, इस हवा महल का मेरे पीछे पड़ रहा होगा शायद, लेकिन आप सुन लिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता तो मुझे पता है, लालचंद उस्ता, इसका नहीं बताना आपको, इसका एक दूसरा नाम है वो आपको बताना है। अब क्या होगा, ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाएगा हवा महल का वास्तुकार कौन था, ऑप्शन में लालचंद उस्ता आपको नहीं देखे, इसका एक दूसरा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, मारवाड़ी नाम है, वो दे देगा। अब आपको नाम पता नहीं तो आप कहेंगे प्रश्न डिलीट बोनस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना, ये कमेंट करेंगे आप किसको पता है ये नाम, दूसरा नाम पता मतलब बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। नहीं पता है तो मैं जहां ये प्रशस्ति लगी हुई है वहां का फोटो लेके आया हूं, कम्युनिटी टेब में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे दीपा या इसको देपाक भी कहा गया। क्या कहा गया? दीपा या देपाक भी कहा गया। ये था रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी। सी वाले सभी भाई बहन यहाँ पे क्या है राइट आ जाएंगे। अगला सवाल है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। मित्रों बेराट, जिसको वर्तमान में विराट नगर के नाम से जाना जाता है, इसको वर्तमान में क्या कहा गया? विराट नगर, विराट नगर। ठीक है, उस समय भी विराट, जब मत्स्य जनपद वगैरह हुए थे उस समय ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराट सभ्यता के तौर पे इसको जाना जाता है, महाभारत काल में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे ए आंसर राइट है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट। आपका क्या है, ये कहां पे है? ये विराट भाई कहां पे है? तो ये जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना, ये कहां पे है? जयपुर। ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया था? रणथंबोर पे आक्रमण किया था ना। तो वो रणथंबोर पे आक्रमण तो कब किया था? रणथंबोर पे आक्रमण आपका कब किया था? तो वो किया था सर 1301 के अंदर, 1301 के अंदर किया था। उसके जस्ट 2 साल बाद 1303 में इन्होंने क्या चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह और पद्मिनी वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला है, हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? चेतक तेरा साथी हवा से बातें करता था, थी तुझ में कुछ बात ऐसी कि वो मुगल अकबर भी तुझसे डरता था भाई। ठीक है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताएंगे। देखिए वर्तमान में डेट पूछी जाती है, उस समय सिर्फ सन पूछे गए।
ठीक है, धीरे धीरे लेवल कैसे बढ़ता है वो पता करना है। और प्रश्न सारे इंपोर्टेंट, यूं नहीं कि ये प्रश्न आज एग्जाम में नहीं आएंगे, सारे प्रश्न एग्जाम में आने लगे। ये सीधा सन भी आज भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं। हल्दी घाटी के युद्ध मित्रों क्या है, 18 जून 1576 को लड़ा गया था हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। तो यहाँ पे आपका सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस हल्दी घाटी का शेर किसे कहा गया था, तो ये अपने राणा प्रताप थे, ठीक है। मालती माधव के चित्र है, मालती माधव के चित्र किस शैली के, वो आपसे पूछा जा रहा। मालती माधव नाम से चित्र आते थे मित्रों, ये चित्र किस शैली के अंदर आते थे वो आपको बताना। मालती माधव शैली है वो किसकी है। उसके बाद आपके पोपाबाई की पोल भी खुलने वाली है, जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़ना है, शेयर वेयर कर दो एक बार अच्छे से, ठीक है ना। मेवाड़ शैली के, बूंदी शैली के, किशनगढ़ शैली के और बीकानेर शैली के। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मेवाड़ शैली हो जाएगा। मालती माधव के चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंधित है, ए आंसर आपका राइट है। काफी प्रश्न पुराना हो चुका है, अब इस प्रश्न का वक्त आ गया कि इसको एक बार दोहराया जाए, रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये प्रश्न रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, अच्छे से रट लेना इसको। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, कब नहीं कहां से हुआ, ठीक है। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रारंभ हुआ मित्रों। राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उनका प्रकाशन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था वो आपको बताना है। जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से और बीकानेर से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो अजमेर हो जाएगा। राजस्थान में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन है वो अजमेर से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, बताएंगे मित्रों। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा, देखिए अब भाई बहनों देखो, ये प्रश्न बीएसटीसी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा। आया लगभग 17 या 18 के अंदर है, ठीक है। और इससे पहले यही का ये प्रश्न 2015 का मैं आपको ये पेपर करा रहा हूं, जूनियर अकाउंटेंट एग्रीकल्चर का, जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का, उसमें आया। तो अगर किसी भाई ने जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर 2015 का राजस्थान जीके का पेपर पढ़ लिया होता तो 2018 में जब बीएसटीसी में ये प्रश्न आ रहा वो प्रश्न आपका सही होता। यही है, इसीलिए करा रहा हूं, कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं, बस अच्छे से क्या है आपको पढ़ने की आवश्यकता होती। बिल्कुल बहुत अच्छा, शेयर वेयर करते रहो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल क्या, बहुत ही अच्छा है। देखिएगा सबके कमेंट्स देख पा रहा हूं, निराश नहीं होना है मित्रों, हताश नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल लाइव है भाई, आप चिंता मत करो, ठीक है। आप लाइव के अंदर जो जो आपकी चीजें पूरी कर सकते हैं वो मैं यहां से भी कर रहा हूं, तो ऐसा तो सोचना ही नहीं है। शेयर वेयर कर दो भाई, ऐसे काम नहीं आएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे चल रहा है अपना बहुत ही अच्छे से, साथ साथ आप भी शेयर वेयर कर दो भाई, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी, ए आंसर आपका दोस्तों यहां पे राइट है। अगला प्रश्न है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी। पोपाबाई की पोल, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है, दानमल जी ने लिखी है, मानमल जी ने लिखी है और माणिकलाल वर्मा ने। अब कुछ लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक दानमल दिया दूसरा मानमल दिया है, तो ये हो सकता दोनों में से कोई एक हो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो जयनारायण व्यास है उनके द्वारा लिखी गई है पोपाबाई की पोल, तो आपका ए आंसर राइट है। ये पोपाबाई कौन थी, इनके बारे में क्या स्टोरी है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे लाइव क्लास के बाद, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान से सीमा नहीं लगता। राजस्थान से, ये देखिए जैसा प्रश्न आया हुब टू लेके आया हूं। प्रश्न पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य है वो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता, तो आपको पता है राजस्थान से 5 भारत के अन्य राज्य जो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब आपका बिल्कुल सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, उसके साथ साथ एक कौन आपका गुजरात और बनाता है, और क्या है हरियाणा भी बनाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश है ये तो भाई उधर चाइना की ओर चले गए, यहाँ पे हमारे राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, तो डी आंसर आपका राइट है, हिमाचल राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि 10 वर्षों के प्रति 10 वर्ष के अंतराल में मित्रों आपको पता जनगणना होती है, जनसंख्या की गणना की जाती है। तो 2001 से 2011 के दौरान कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो इन 10 सालों के अंदर, दशकीय वृद्धि दर कहां की सबसे ज्यादा, जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि है वो आपकी कहां पे हुई। बिल्कुल बहुत अच्छा, एक बार शेयर वेयर कर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार क्या कर दो, शेयर वेयर कर दो, ठीक है। अब देखिएगा दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा वही कमेंट करेंगे, कोटा, जैसलमेर, जालोर, किशनगढ़। एक सेकंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जोधपुर, ठीक है। एक ऑप्शन आप यहाँ पे और करिएगा, दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा बाड़मेर की है, कहां की है, बाड़मेर की है, ठीक है। तो यहाँ पे डी के अंदर आपका बाड़मेर है, ठीक है। 2001 से 2011 के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है मित्रों वो बाड़मेर के अंदर हुई है। डी में मैं किशनगढ़ को कैंसिल कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नया डाला बाड़मेर, ये टाइप नहीं कर पाए भाई साहब, तो बाड़मेर होगा राइट आंसर। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है यहाँ पे 10 सालों के अंदर वो बाड़मेर के अंदर हुई है। अगला सवाल है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता है
किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है न्यूनतम महिला साक्षरता। न्यूनतम महिला साक्षरता कहो या साक्षरता कहो एक ही बात है, ठीक है। हाँ, नी आदमी पडूड़ा है नी लुगाया पडूड़ी है भाई, एड़ी बात है। तो आ बात भाई के है हमारे जालोर भी है, और अभी जालोर महोत्सव भी आने वाला है। कब है जालोर महोत्सव आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो जालोर है जहां पे क्या मित्रों साक्षरता कम है, महिला साक्षरता भी कम है, ऑल ओवर भी कम है। सी आंसर आपका राइट है। ये प्रश्न आपका बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर छपा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। साथ में और भी जिले आए थे, प्रतापगढ़, सिरोही वगैरह, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगला सवाल है, राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। देखिए, जहां आपने मेरे जिले की बुराई की है कि सर आपके जिले के अंदर साक्षरता नहीं है, वही मेरे जिले की कुछ खास विशेषताएं भी है कि साक्षरता क्यों नहीं है। ग्रेनाइट उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्या है? ग्रेनाइट सिटी है मेरा जालोर। तो होता क्या है साहब, हाँ, स्कूल में आपसे आपने शॉर्ट देखे होंगे, मैडम पूछती है ना कि 10वीं के बाद क्या करोगे, तो कोई कहता है अरे आलू ले लो, गोभी ले लो, कोई कहता है लोगन बंगार, ठीक है। तो वो वाली बातें होती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे कहते हैं सर ग्रेनाइट की खदान में काम करेंगे, ठीक है। तो वही होता है, थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़े तो सीधा फैक्ट्रियां बहुत है, गए और काम करना शुरू कर दिए, साक्षरता ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और 10वीं तो क्या यार, पढ़ते ही नहीं है, सीधे अंदर चले जाते हैं, तभी साक्षरता बिगड़ती है। बाकी अगर 10वीं तक भी पढ़ा हुआ है तो वो साक्षर ही गिना जाएगा, निरक्षर नहीं गिना जाता है। तो ग्रेनाइट उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र अपना कौन सा है? जालोर हो जाएगा। सी आंसर आपको राइट है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं आता? देखिएगा, ये 2015 का सवाल है। उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इसके 15 था, अभी एनएच इसका नाम हो गया NH 68। अभी 15 का नया नाम क्या है? नया नाम NH 68 हो गया है। तो NH 68 पे क्या है? बिल्कुल कॉल थोड़ा सा आप मित्रों रुकेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सर आप इनसे, ठीक है। NH 68 है। NH 68 पे कौन सा शहर नहीं आता है वो आपको बताना है। श्री गंगानगर नहीं आता है, जैसलमेर नहीं आता, बीकानेर नहीं आता, नागौर नहीं आता। तो NH 68 है मित्रों, ये गुजरात से होके आप मान लो वहां तक जाता है, तो बीकानेर तो आ ही जाएगा, जैसलमेर भी आया, गंगानगर भी आया, नागौर इस पे नहीं आएगा। डी आंसर वाले सभी भाई बहन यहाँ पे राइट है, बिल्कुल। जिस भी भाई बहन ने डी आंसर बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 वर्तमान में नया नाम NH 68 है, इस पे क्या है? इस पे आपका क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आपका ये नागौर है, ये नहीं आता है। अगला सवाल आपका यहां से हो जाएगा, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्रों, लाखेरी बूंदी है, इंद्रगढ़ कोटा के अंदर है। ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में आपसे पूछा गया। लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर देखिए पूछा जाए लाखेरी कहां पे है, सफेद सीमेंट बनाने का यहाँ पे कारखाना लगा था सबसे पहले, जो बूंदी के अंदर है। इंद्रगढ़ क्षेत्र कहां पे है? कोटा के अंदर है। ये वाला इलाका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता खनन किया जाता है, चूना पत्थर का खनन किया जाता है, जिप्सम खनन किया जाता है, या अब्रक। देखिए, अब्रक के लिए तो भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, अब्रक की ईंट वगैरह। यहाँ पे चूना पत्थर है जिससे सीमेंट वगैरह बनता है, करता है भाई, ठीक है। तो चूना पत्थर खनन के लिए क्या है? चूना पत्थर खनन के लिए आपका लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल हो गया, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। मित्रों, राजस्थान के अंदर जो वार्षिक वर्षा रेखाएं होती है, वर्षा रेखाओं का प्रवाह की दिशा क्या होती है, उन रेखाओं की प्रकृति क्या होती है वो बताना। अब ये प्रश्न लेवल का है। आज अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो आप इस प्रश्न को क्या मानोगे? हार्ड मानोगे और कहोगे पेपर क्या था? पेपर हार्ड था, ठीक है। ये प्रश्न 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, देख लो भाई। तो क्या है, ऐसे प्रश्न हार्ड नहीं है, बस इनको अच्छे से रट लो। प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्या है? पेपर है, अच्छे से आपको याद करना है। और यहाँ पे देखिएगा, वर्षा रेखा की प्रकृति क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, ठीक है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, बिल्कुल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये आपकी क्या हो जाएगी? वर्षा रेखा की समवर्षा रेखा की प्रकृति होती है। सी आंसर वाले सभी भाई बहन राइट है। मित्रों, याद नहीं है, याद करना है आपको, क्योंकि याद नहीं करोगे तो काम भी तो आने वाला है नहीं। अच्छे से याद कर लो, और अगर अच्छे सही हो रहे तो फिर चाहिए क्या। राजस्थान के किस जिले की अधिकतम सीमाएं स्पष्ट करती? देखिएगा, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पष्ट करती है? 8 जिलों से सीमा बढ़ाता है अपना कौन सा? पाली जिला। सी आंसर राइट है। अब इस प्रश्न पे आप खुद विचार करो। ये प्रश्न शायद लगभग 7 से 8 एग्जामों के अंदर कई बार रिपीट हो गया है, कई बार रिपीट हो गया है, ठीक है। राजस्थान जीके है तो ये प्रश्न तो छपता है भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा संभावना रिपीट होता है, नया कुछ नहीं है, सीधा पूछते हैं, बेसिक नॉलेज है, ठीक है। विविध का ही प्रश्न मान लो, किस जिले से अधिकतम सीमा स्पष्ट करती है? तो पाली से 8 करती, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नागौर को लेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिससे 78 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है? भरतपुर, झुंझुनू, झालावाड़ और धौलपुर। आपको अगर राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पता है तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं कि सर अपना धौलपुर जिला है, धौलपुर जिले से क्या होता है? धौलपुर जिले से
78 डिग्री है वो क्या है, देशांतर रेखा गुजरती है, पूर्वी देशांतर। तो आपका बिल्कुल डी आंसर यहाँ पे दोस्तों राइट है। जिस भी भाई बहन ने अपना डी आंसर बताया बिल्कुल सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वह राजस्थान के मित्रों वो कौन सी पवनें हैं जिनसे शीतकाल में वर्षा होती है, सर्दियों के अंदर वर्षा होती है वो किन पवनों के कारण होती है, वो आपको पूछा गया। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें, भूमध्य सागरीय चक्रवात और टाइफून। राजस्थान में भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं, समुद्र से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भूमध्य सागरीय चक्रवात कहां से हो जाएंगे। अरे भाई साहब यही चीज है। अपन जब राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं, अपन जब राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं तो वहां पे सीमा आती है, राजस्थान की सीमा। तो एक तो स्थलीय सीमा आती है जिसको आप लिख देते हो, उसके बाद एक आती है जलीय सीमा या समुद्रीय सीमा, ठीक है, उसको आप जीरो कर लेते हो, फिर आपको पता चल गया आहा राजस्थान में समुद्र नहीं है, राजस्थान में सागर नहीं है, तो आप सीधा कर लोगे कि भाई सागर से तो राजस्थान का कोई मतलब ही नहीं है, सागर तो है ही नहीं तो पवन कहां से आएगी। पवन कहीं एक स्थान से मेरे पास से आपके पास नहीं आती है, ये स्टार्टिंग से जहां से उठती है, जितना इसका वेग होता है, जितनी गति होती है, जैसी इसकी प्रकृति होती है उस ओर जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। टाइफून कोई नया मामला, बाकी यहाँ पे आपको क्या है, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात आते हैं जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब तो हो गया होगा, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं जिससे अपने राजस्थान में मावटा होता है, आपको पता हो तो क्या होता है मावटा, शीतकाल में वर्षा। तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखना भाई। अगला सवाल आपका, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तो थार का मरुस्थल मित्रों फैला हुआ है जो एक प्रकार से युवा मरुस्थल कहा गया, नवीन मरुस्थल कहलाया, युवा मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है, ये युवा मरुस्थल है, ठीक है, अभी भी बन रहा है और आगे भी फैल रहा है। राजस्थान में भी काफी हद तक इसने क्या है अपना प्रभाव जमा लिया है। नए आंकड़ों के अनुसार देखिए ऐसे पढ़ते तो 60% भाग पे अपन मरुस्थल पढ़ते हैं, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार ये 67 से 68% भाग पर फैला जा चुका है। यहाँ पर इतना भाग इसकी चपेट के अंदर है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ये मरुस्थल है वो अपने भारत के अंदर फैला हुआ है, सर्वाधिक विस्तार इसका भारत के अंदर मिलेगा। सी आंसर आपका राइट है। अगला सवाल बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है, अभी बात की थी अपन ने। अभी आपको बताया कि जो भूमध्य सागरीय पवनें होती है जिनको मैंने कहा था पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये क्या करती है, शरद ऋतु में वर्षा करती है, शरदकालीन वर्षा होती है। ये शरदकालीन वर्षा किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी, पश्चिमी विक्षोभ है वो वर्षा से संबंधित हो जाएंगे। सी आंसर मित्रों आपका यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में हुआ है। देखिए 2015 के आंकड़े हैं, उस समय आपको पूछा गया कि टोटल जितना बाजरा बोया गया अधिकतम प्रतिशत के, मान लिया कि इस क्षेत्र में इतना बाजरा बोया गया है और यहाँ पे पैदावार परसेंटेज के हिसाब से कि बोया इतना था, उपज इतनी हुई है, उसके परसेंटेज निकाला गया। तो सबसे अधिकतम प्रतिशत, सबसे ज्यादा जो अच्छी पैदावार है वो कहाँ पे हुई है, देखिएगा बाजरा अब तो अपना बाड़मेर है। इस चीज को तो ध्यान ही रख लो भाई, सीधी सी बात है। अब बाड़मेर और कहीं तो है नहीं, तो बस जैसलमेर और बाड़मेर टिक हो जाएगा। बाड़मेर में बाजरा खूब होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है। ये भौतिक भूगोल का आपका सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है मित्रों, कॉमन सेंस का सवाल है। तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है तो वायु के अंदर जो नमी होगी ना, वायु के अंदर जो नमी आर्द्रता, वो नमी भी बढ़ेगी या घटेगी। देखिएगा साहब, नमी का मतलब गर्मी है ना, नमी एक प्रकार से अपन को ठंड देती है। अब गर्मी बढ़ी मतलब जल वाष्प कम होगी, जल वाष्प उड़ गई है, वायुमंडल गर्म हुआ, तभी तो तापमान बढ़ा है ना, मतलब जल वाष्प घटती है, ध्यान रखना। आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता घटेगी। जब भी क्या होगा, जब आपका तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता हमेशा क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे आपका क्या, पानी जल जाएगा ना भाई, गर्म भी होगी, तो ठीक है, तो बी आंसर राइट है। अगला सवाल है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर रहता है। देखिएगा रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो दिन का और रात का तापमान है ना, दैनिक तापांतर, उसके अंदर बहुत अंतर रहता है। ताप का अंतर, जो गैप है वो आपका बहुत रहता है, डिफरेंस, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहता है, पूर्वी राजस्थान में रहता है, दक्षिणी राजस्थान में रहता है, या उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। तो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर जिले के अंदर ये घटना सबसे ज्यादा होती है। ए आंसर आपका राइट है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो कहां का, जैसलमेर जिले का होगा। ए आंसर राइट है बिल्कुल। एक बार शेयर वेयर कर दो रे भाई, ऐसे काम नहीं आएगा, एक बार शेयर वेयर कर दो सभी को, ठीक है। और भी मित्रों को जोड़ लो, बाद में देख रहे हो लाइव नहीं हो
चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, और राजस्थान पुलिस मुख्य रूप से तो इनके लिए है ही है। उसके साथ साथ एलडीसी का एग्जाम लगने वाला, वनपाल, वनरक्षक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो प्रश्न आ चुके हैं ये डायमंड है। मोस्ट प्रश्न कौन सा होता है? जो परीक्षा में आता है वही मोस्ट होता है ना, तो वो मोस्ट वाला ये है। ठीक है, इनको अच्छे से आप क्या कर लो, रट लो भाई। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? देखिएगा, राजस्थान के अंदर जो सफेद सीमेंट है, ये सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है वो आपको बताना। कोटा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से ध्यान रखना, अब्रक भीलवाड़ा का चलता है। कपड़े भी चलते हैं, वस्त्र नगरी है अपनी, मैनचेस्टर कह सकते हैं। गोटन और पुष्कर, पुष्कर वर्मा जी के लिए प्रसिद्ध है। गोटन, नागौर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मित्रों क्या है, हाँ ये सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। बनास नदी का निकास है मित्रों, बनास नदी है ये। बनास नदी कहां से निकलती है, फटाफट से बता दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, शेर वेर कर दो रे भाई। बनास नदी का निकास कौन सा हो जाएगा? कैमूर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, या गोगुंदा की पहाड़ियों से? ठीक है, लाइक कम मेरे भाई लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो एक बार, ऐसे काम नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं आएगा, बनास नदी निकालनी है। ठीक है, हाँ हमारे सांसद है जो देवजी एम पटेल भाई साहब, मारवाड़ी भाषा में एक बड़ा अच्छा कहा था, मई नदी के बारे में कहा था कि मई नदी भी क्या है, जालोर क्षेत्र जो आपका है, जालोर सिरोही, यहां तक उसका पानी लाया जा सकता है, मई नदी का भी। ठीक है ना, तो परियोजना निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी प्रकार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा बनास नदी का निकास है, तो ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं। आपका यहाँ पे क्या है, सी आंसर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। बीएसटीसी 2019 के अंदर प्रश्न आया था कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद में, ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लो एसक सहित अभ्रक भी पाया जाता है? लो भाई, राजस्थान के उस जिले का आपको नाम बताना है जहां पे लो एसक सहित अभ्रक भी पाया जाता है। अभ्रक भी होगा, अभ्रक, लो एसक सहित अभ्रक भी पाया जाता है, उस जिले का नाम बताओ। तो अभ्रक नगरी मैंने आपको बताया था, अभ्रक नगरी का, वस्त्र नगरी का, ये अपना कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झील है वो टोड रॉक के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान की उस झील के बारे में आपको बताना है जो टोड रॉक नाम से जानी जाती है, तो ये अपनी नक्की झील है मित्रों। देखिएगा, एक ही एग्जाम है, पहले प्रश्न क्या आया, नक्की झील कहां पे है, आबू के अंदर। फिर उसी झील का प्रश्न दोबारा आया घुमा फिरा के कि क्या है, ये झील है वो क्या है, टोड रॉक नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे मेढक की आकृति में ऊपर दो पहाड़ी चट्टाने हैं, उनके नाम से ये नाम प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो इसके लिए इसको देखिए, झीलों से 2 प्रश्न आ गए, अभी और आएंगे, एक पीछे और आया था, 3 प्रश्न आ चुके हैं। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है मित्रों? देखिएगा, उस समय यह प्रश्न आया था, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो ये डामोर जनजाति मुख्य रूप से खेती करती है। ठीक है, और इस साल जो वीडियो का एग्जाम हुआ, वीडियो के एग्जाम में प्रश्न आया था, वीडियो प्री के अंदर, कि डामोर जनजाति ये कहां पे पाई जाती है, आपको इसके जिले पूछे गए थे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, थोड़े से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस चीज पे आपका ध्यान जाता है, वहां पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, उन चीजों को मित्रों आपको मेरे साथ बने रह के यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे खेती करना राइट है। अगला सवाल आपका, राजस्थान में जनसंख्या प्रतिरूप निर्धारित होता है। राजस्थान में मित्रों जो जनसंख्या प्रतिरूप है वो किसके आधार पर निर्धारित होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर यह निर्धारित होता है, खनिजों की उपलब्धता से इसका कोई लेना नहीं है, सांस्कृतिक पद्धतियों पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं तो फिर क्या है, एकता भंग हो सकती है। कृषि पद्धतियां हैं और इस्लाह करती, तो भौगोलिक विशेषता जिसको इस्लाह करती विशेषता भी कहेंगे, सी आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका राइट है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल आपका हो जाएगा, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? अंता 12 के अंदर एक पावर प्लांट लगा हुआ है, उस पावर प्लांट से क्या प्राप्त होता है, गैस, कोयला, वाटर या आणविक? ये प्लांट किस प्रकार का, गैस आधारित प्लांट है या कोयले आधारित प्लांट है? तो मित्रों अंता पावर प्लांट है, ये गैस आधारित प्लांट है। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन एक प्रकार की दाल, आप मान लो चने दाल आप खाते बहुत हो, तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, उस जिले के बारे में आपको मित्रों बताना है। बिल्कुल फटाफट से बताएंगे, भरतपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है और अजमेर है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है, चित्तौड़गढ़ आया है, तो वही आपका राइट आंसर है। आम भी होते थे यहाँ पे बहुत अच्छे भाई, ठीक है, मुगलों ने आम भी खाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पे क्या सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? इसबगोल, देखिएगा इसबगोल सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये प्रश्न इस एग्जाम के बाद लगभग 5 से 7 एग्जाम के अंदर वापस से रिपीट हो चुके हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो भी मैं आपको 50 प्रश्न करा रहा हूं ना, इन 50 प्रश्न में से क्या है, आपको 1 से 2 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आप भविष्य में एग्जाम देने जा रहे हो। ऐसे ऐसे अपन और भी लगभग 100-150 पेपर करेंगे, तो जीके के बहुत अच्छे तगड़े तगड़े प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, जो फिक्स है।
कॉपी नया प्रश्न बनेगा, वो तो सबके लिए नया बनने वाला, वो तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रश्नों से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो आप प्रश्न पढ़ते हो ना कि सर मोस्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं, थ्योरी याद नहीं होती, तो वो मोस्ट प्रश्न मित्रों यही है, इन्हीं में से छपने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन एक कहे ना कि सर बाकी नहीं पढ़ सकते कुछ भी, सीधा रामबाण दो, तो वो रामबाण ये है, अगर अच्छे से ठिकाने पे लग जाए तो अच्छा ही अच्छा है। तो इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला अपना जालोर है। ये प्रसिद्धि कई समय से, काफी लंबे समय से जालोर के पास है, जालोर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर इसबगोल सबसे ज्यादा होता है। बी आंसर राइट है। लास्ट प्रश्न आपका, आना सागर कहां स्थित है? पिछोला आई, नक्की आई, अब आना सागर आई। झीलों से टोटल प्रश्न बने 4। झीलों से कितने प्रश्न बने? झीलों से प्रश्न बने सर टोटल 4। प्राचीन नाम से प्रश्न बने 4, प्राचीन नामों से प्रश्न बने 4, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा क्रेज किसका है, ठीक है। 50 में से 10 प्रश्न या 8 प्रश्न सीधे वहां से आ रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझते चलना है, माइंड में फिट करना है। आना सागर झील अर्णोराज या आनाजी द्वारा अजमेर के अंदर बनाई गई थी। सी आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी भाई मैंने सी आंसर बताया उनका आंसर आपका क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर है। ये आज के अपने 50% है। आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करना, मैं आपके स्कोर देखूंगा आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। यहाँ पे मैं 4 कैटेगरीज लेके आया हूं। अगर आपके 48+% 50% है टोटल, आपने काउंट नहीं किया है तो बहुत बुरी बात है। आप जब भी क्लास लेने बैठते हो आपको एक पेपर लेके बैठना है मित्रों, और पेपर के अंदर आपको 1 से लेके 50 तक क्या करना है? 1 2 3 4 ऐसे 50 तक लिख देना है। उसके बाद आपने प्रश्न पढ़ा, मैं बताऊं उससे पहले मान लिया कि आप लास्ट प्रश्न का उत्तर सी था, तो यहाँ पे आपने सी लिख दिया। अब मैंने क्या बताया वो वापस यहाँ पे लिख दो। ऐसे लिखते चलो, साथ साथ में चेक मत करो, क्योंकि आप हताश हो जाओगे अगर कम सही हो रहे तो, और ज्यादा सही हो रहे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहले आप लिखो, फिर मेरे वाले भी लिखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद चेक करो आपके कितने सही हो रहे। ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है ना। बाकी मैं चाह रहा हूं कि सीधे पहले प्रश्न ही बताऊं, उसके बाद सबके उत्तर बताऊं। तो आप प्रश्न अपना उत्तर लिखो, मैं कुछ नहीं बताऊं, लास्ट में 50 प्रश्नों के साथ में उत्तर बताऊं। तो ये तरीका भी आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 48+ आपके सही हो रहे हैं, तो आपकी क्या है कैटेगरी? गुड है, वेरी गुड है, आप बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 2 प्रश्न हो जाता है गलती से बाय मिस्टेक, सारे के सारे कोई सही नहीं कर पाता, ठीक है। प्रश्न बहुत ईजी है, लेकिन याद भी होते, लेकिन दिमाग में 1 2 गलत भर ले, कुछ भी कर लें, ठीक है। थोड़ा 4 ऑप्शन नहीं पढ़े, तो 48+ हो रहे, बहुत ही अच्छा है, आपने अच्छी तैयारी है भाई, ठीक है। जिसके 45+ हो रहे, गुड है, अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाना है। जिसके 40+ हो रहे हैं, बढ़िया है, अपनी रफ्तार को और भी क्या करना, तेज करना, ठीक तैयारी है, ठीक है। 40+ सही हो रहे मतलब अच्छी कैटेगरी में आते हैं, सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आप आते हैं। लेकिन 40 से कम सही हो रहे हैं, 38+ हो रहे हैं, तो भाई क्या है, तब तक तो ठीक है। लेकिन 38+ और 40 नेगेटिव सही हो रहे, तो आपकी तैयारी थोड़ी क्या है, कम है। तैयारी है तभी तो 40% सही हो रहे हैं ना, लेकिन कम है। कंपटीशन के लिए जो अपनी तैयारी चाहिए उससे थोड़ी कम है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप थोड़ी सी क्या और भी अच्छे से तैयारी करिए। आप खुद को देखिए, आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको क्या मित्रों तैयारी करनी है। बाकी मेरा संघर्ष आपके साथ रहेगा। खोपड़ी तोड़ सीरीज है तो खोपड़ी तोड़ के ही रहेंगे। आज की सीरीज के अंदर अपन ने 50 प्रश्न किए। ये जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर 2015 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो प्रश्न आए राजस्थान जीके के 50 प्रश्न उनको किए हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न कॉपी हो सकते हैं, बीएसटीसी पीटीटी रीट किसी भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न कॉपी हो सकते हैं मित्रों। तो अच्छे से आपको इनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो अब ये भाई आज के अपने प्रश्न थे। अगर अभी तक आपने हमारा प्ले स्टोर से ऐप है वो क्या है डाउनलोड नहीं किया, तो ऐप भी आपको डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल हम तो चले हैं, मिले अगली क्लास न्यूज नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पीडीएफ आपको लहर क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। धन्यवाद।